सुबह मुझे मेरे दोस्त का फोन आया कि भैया मेरे अकाउंट से कुछ पैसे जो है वो कट गए हैं। और मैंने जब बैंक में बात की तो वो बोल रहे हैं कि आपका ईसीएस बाउंस जो है वो चार्जेस कटे हैं। तो ये क्या होता है और इसके 590 रुपए बैंक ने क्यों काटे हैं। तो मैंने सिंपली उससे पूछा कि भाई क्या तेरा कोई लोन चल रहा है क्या। तो उसका बजाज से एक पर्सनल लोन जो है वो चल रहा है जिसकी रेगुलर ईएमआई जा रही थी, तो शायद उसी के लिए जो चार्जेस है वो डिडक्ट हुए हैं। बाद में मैंने उसके अकाउंट में चेक करके उसको सारी डिटेल जो है वो बता दी कि भाई इस वजह से आपके जो चार्जेस है वो कटे हैं। अब क्योंकि उनका बजाज फिनसर्व से लोन चल रहा था तो मैंने वहां पर जो है वो कंफर्म किया, क्योंकि उन्हें बैंक ने बताया कि जो चार्जेस है वो बजाज की तरफ से जो है वो काटे गए हैं। तो मैंने उनको क्लियर करके जो है वो थोड़ा सा बताया। एक्चुअल में जो चार्जेस है वो बजाज की तरफ से नहीं लगे थे, उस पर हम आगे जो है वो बात करेंगे। तो यहाँ पर उसकी छोटी सी मिस्टेक की वजह से उसके 590 जो चार्जेस थे उसको पे करने पड़े। तो दोस्तों क्या होते हैं ईसीएस बाउंस चार्जेस, क्या आपको भी जो है वो देने पड़ सकते हैं, कौन सा बैंक कितनी जो है वो चार्जेस यहाँ पर लगाता है। क्योंकि जनरली आपको दो चार्जेस यहाँ पर जो है वो देखने में आते हैं, एक है 295 रुपीज और एक है 590। अब यहाँ पर कुछ बैंक जो प्राइवेट बैंक हैं वो जनरली 590 रुपीज चार्ज करते हैं, जिसमें 500 उनका ईसीएस बाउंस चार्ज होता है प्लस 18% जीएसटी लगता है। वहीं कुछ बैंक गवर्नमेंट बैंक यहाँ पर 250 रुपीज जो है वो चार्ज करते हैं ईसीएस बाउंस का प्लस 18% जीएसटी। तो 295 या फिर आपका 590 आपको जो चार्जेस है वो देखने को मिल सकते हैं। अकॉर्डिंगली ये डिपेंड करता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो कहां पर है। तो बात करते हैं ईसीएस चार्जेस यानी ईसीएस बाउंस चार्जेस बेसिकली क्या होते हैं। ईसीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इस पेमेंट मेथड का इस्तेमाल भारतीय बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सिर्फ बैंक ही नहीं बल्कि जो एनबीएफसीज हैं वो भी इस मेथड का इस्तेमाल करती हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए आपका कोई लोन चल रहा है बजाज फाइनेंस से और आपका जो सेविंग अकाउंट है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो यहाँ पर आपके बजाज की जो ईएमआई है वो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाती है आपके एसबीआई के अकाउंट से। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मान लीजिए आपकी जो ईएमआई है वो 10 तारीख को डेबिट होनी है, 10 तारीख को ईएमआई कटनी है और 10 तारीख को आपने अपना जो सेविंग अकाउंट है या सैलड अकाउंट है यानी जिस भी अकाउंट से आपकी ईएमआई डिडक्ट होती है वो आपने मेंटेन करके नहीं रखा है। यहाँ पर अगर आपकी ईएमआई 5000 रुपए है और आपने अपने अकाउंट में 4000 4500 रुपए जो है वो रखे हुए हैं यानी ईएमआई का जो अमाउंट है वो पूरा नहीं रखा हुआ है, तो यहाँ पर आपकी ईएमआई डिडक्ट नहीं होगी। यानी एक अटेम्प्ट जो है वो बजाज की तरफ से किया जाएगा क्योंकि आपके अकाउंट में अमाउंट सफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पर वो अटेम्प्ट जो है वो जीरो हो जाएगा, वो पूरा नहीं हो पाएगा। बैंक अपना जो अमाउंट है वो डिडक्ट नहीं कर पाएगा, बजाज यानी कि यहाँ पर अपना जो अमाउंट है ईएमआई का वो नहीं ले पाएगा। तो इस वजह से क्योंकि अमाउंट सफिशिएंट नहीं था तो यहाँ पर आपको ईसीएस बाउंस चार्जेस जो है वो पे करने होंगे। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर जो ईसीएस बाउंस चार्जेस है वो कौन लेगा, क्या वो चार्जेस बजाज लेगा या फिर आपका जो बैंक है यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो आपसे लेगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये जो चार्जेस है, ये जो पेनल्टी है वो आप पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लगाई गई है कि आपने किसी को अथॉरिटी दे दी, ऑथेंटिकेशन दे दिया कि भाई आप ईएमआई जो है वो डिडक्ट कर लीजिए और आपने अपने अकाउंट में पेमेंट जो है वो सफिशिएंट नहीं रखी है। तो यहाँ पर जो पेनल्टी है वो आपको आपके बैंक की तरफ से लगाई जाती है, जिसमें भी आपका सेविंग या सैलड अकाउंट होता है जिससे आप ईएमआई डिडक्ट करवाना चाहते हैं। पेनल्टी चार्जेस, दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि पेनल्टी चार्जेस अलग अलग बैंकों में अलग अलग हो सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट बैंक हैं जो आपसे 295 रुपए चार्ज करते हैं, तो वहीं कुछ प्राइवेट बैंक हैं जो आपसे थोड़ा सा एडिशनल थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट जो है वो चार्ज करते हैं जो कि 590 रुपए हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सिचुएशन मैंने आपको बताई बजाज और एसबीआई वाली वो सिमिलर हुई है मेरे दोस्त के साथ में। उनका बजाज फिनसर्व का एक लोन चल रहा था और जो बैंक है उनका जिससे ईएमआई डिडक्ट होनी थी वो एक प्राइवेट बैंक है, तो जिस वजह से उनको ज्यादा जो चार्जेस है वो यहाँ पर पे करने पड़े हैं। अब बात करें कि जो ईसीएस बाउंस पेनल्टी उन पे लगी है क्या वो रिफंड हो सकती है, तो इसका सिंपल सा आंसर है नहीं। ये आप पर पेनल्टी लगाई है बैंक ने क्योंकि आपने अपना जो अकाउंट है वो मेंटेन करके नहीं रखा है। तो दोस्तों अगर आप अपना अकाउंट मेंटेन करके नहीं रखते हैं और उस दौरान आपके जो बाउंस होते हैं, ईएमआई बाउंस होती है, तो बैंक यहाँ पर आपको पेनल्टी लगाता है जो किसी भी सूरत में बैंक जनरली आपको रिफंड नहीं करता है। वहीं अगर यहाँ पर बैंक की कोई गलती है, मान लीजिए आपने अमाउंट जो है वो पूरे तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ था, बैंक की किसी भी गलती की वजह से आपकी जो ईएमआई है वो डिडक्ट नहीं हो पाई और यहाँ पर आपको पेनल्टी लगी है, तो डेफिनेटली वो यहाँ पर आपको रिफंड कर दी जाती है। अब बात करते हैं कि ईसीएस बाउंस चार्जेस को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। बिल्कुल सिंपल है कि आपको जिस भी अकाउंट से ईएमआई डिडक्ट होनी है, अब ये ईएमआई आपके क्रेडिट कार्ड के लिए हो सकती है, आपके लोन के लिए हो सकती है, चाहे वो पर्सनल लोन है, ऑटो लोन है या फिर आपका हाउसिंग लोन है, किसी भी तरीके का आपका जो है वो लोन चल रहा हो, तो यानी कि कोई भी ईएमआई आपकी जा रही है जिस भी अकाउंट से, उस अकाउंट
को आपको EMI डेट से 2 दिन पहले आप कोशिश कीजिए कि 2 दिन पहले आप उसको जो है मेंटेन कर दें। ध्यान रखें कि इस दौरान किसी भी तरीके का अन्य डिडक्शन जो है वो आपके अकाउंट से ना हो। अगर हो रहा है तो फिर उसको भी आपको जो है मैनेज करके रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर EMI का जो अमाउंट है वो सफिशिएंट होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करके रखते हैं तो किसी भी तरीके की जो पेनल्टी है वो आप पर नहीं लगती है, क्योंकि कोई बाउंस यहाँ पर नहीं होगा। दोस्तों याद रखिए कि जब भी आपका यहाँ पर बाउंस होता है आपको 2 अलग अलग पेनल्टी जो है वो देनी होती है। नंबर 1, जहां से आपका जो अपना अकाउंट है, जहां से EMI डिडक्ट होनी है, वो आप पर बाउंस चार्जेस जो है वो लगाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया ECS बाउंस चार्जेस। वहीं जिस बैंक को आपको EMI पे करनी है, अब अगर आप वहां पर मैनुअली किसी और दूसरे तरीके से सेम डे EMI पे कर देते हैं तो अलग बात है। अदरवाइज अगर आप EMI पे नहीं कर पाते और एक आध दिन जो है वो यहाँ पर ऊपर हो जाता है तो आप पर ओवरड्यू चार्जेस जो है वो लग जाते हैं, तो वो भी पेनल्टी जो है वो एडिशनल आपको देनी पड़ती है विद EMI। तो ध्यान रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके 2000 रुपए की EMI की वजह से आपको 1000 रुपए जो है वो एडिशनल यहाँ पर पे करने पड़े। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि क्या हम ECS को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं और इसके लिए कोई चार्जेस होते हैं क्या? तो सबसे पहले यहाँ पर किसी तरीके का कोई चार्जेस जो है वो नहीं होता है, लेकिन एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन की अगर हम बात करें तो जब तक आपकी EMI चल रही है, तो जैसे आपका लोन स्टार्ट होता है, आपकी EMI स्टार्ट होती है, ये ऑटोमेटिकली जो है वो आपका स्टार्ट हो जाता है। कंसेंट फॉर्म पर साइन करके देते हैं बैंक को कि भाई इस अकाउंट से जो है वो EMI आपकी डिडक्ट हो जाए। उसके लिए कई बार आप अपना जो अकाउंट का चेक है वो देते हैं, या फिर आप दूसरे तरीके से अपना जो अकाउंट नंबर है, अकाउंट डिटेल है, वो वहां पर मेंशन करते हैं। उसके बाद उसको वेरीफाई भी जो है वो किया जाता है। बहुत बार आपने देखा होगा 1 रुपए का जो है वो ट्रांजेक्शन भी होता है बहुत बार। तो यहाँ पर जैसे आपकी EMI स्टार्ट होती है, ये जो ECS है आपका स्टार्ट हो जाता है, डिडक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप इसको क्लोज नहीं करा सकते हैं इन बिटवीन, जब तक आपका जो लोन है वो चल रहा है। कई बार ऑप्शन मिल जाता है कि आप उसको चेंज जो है वो कर सकते हैं। बहुत बार इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपका लोन चल रहा है और आप अकाउंट सडनली क्लोज कर देते हैं तो यहाँ पर बैंक आप पर, क्योंकि मैंडेट जो है वो कंटिन्यू नहीं है, तो इस वजह से पेनल्टीज लगा सकते हैं। अब अगर बात करें बजाज की, तो बजाज यहाँ पर मैंडेट रिजेक्शन का जो चार्जेस है वो आपसे लेता है 450 रुपीज, और ये ड्यू डेट का जो फर्स्ट मंथ का जो ड्यू डेट होता है उसी से स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपका जो EMI है वो डिडक्ट नहीं हो पाता है, और जब तक आप यहाँ पर नया जो बैंक अकाउंट है वो ऐड नहीं कर देते हैं, ये चार्जेस आपको 450 जो चार्जेस है वो हर महीने आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। तो ध्यान रखें कि जब तक एटलीस्ट आपकी EMI चल रही है, आप अपना जो अकाउंट है उसको चेंज ना करें। रेगुलर तौर पर अपना जो अकाउंट है उसको मेंटेन करके रखें, और जिस अकाउंट को आप ज्यादातर यूज करते हैं, ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, उसी से ये जो पेमेंट है वो करें। तो अगर हम यहाँ पर फाइनल देखें तो मेरे फ्रेंड को बजाज की तरफ से जो एडिशनल पेनल्टी है वो नहीं लगी थी किसी भी तरीके की, क्योंकि उन्होंने मैनुअली जो EMI है वो पे कर दी थी। यहाँ पर पेनल्टी उनको लगाई गई थी उनके बैंक की तरफ से, क्योंकि वहां पर उन्होंने जो अमाउंट है वो मेंटेन करके नहीं रखा था। वहीं दोस्तों बताता चलो कि बजाज अपने कस्टमर्स के लिए और भी कई सारे सर्विसेज जो है वो ऑफर करता है। सिर्फ लोन की सर्विस वहां पर आपको नहीं मिलती है। व्हीकल लोन आप लेना चाहते हैं, पर्सनल लोन के साथ साथ अगर आपको जरूरत है व्हीकल लोन की तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। EMI कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, प्रोडक्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना चाहते हैं, तो लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों ECS बाउंस चार्जेस से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, उनके लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।